चलिए सर, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर लेता हूं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। सो टिल डेट वी हैव कंप्लीटेड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यहाँ तक हमारा जो कारवा था वो पहुंच गया है। आज इस कारवे की नई मंजिल है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सीए फाउंडेशन में के बिजनेस लॉ में जो सबसे बड़ा एक्ट है वो यही है, और अगर इसको लगा डाला तो बिजनेस लॉ झिंगा लाला। तो साहब यहां पर फोकस पूरा चाहिए। साहब कल खैर थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की बात हुई थी, बट आज वापस से हम जीरो से ही चालू करेंगे। इसकी यूनिट नंबर 1 जो है वो है सर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनको अपन एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो सेक्शन नंबर 10 के अंदर बात होने वाली है। आइए साहब, इस चैप्टर में चर्चा का विषय जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। ये आपका फ्लो चार्ट है। हम ये देखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फिर हम एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, लास्ट में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी देखे जाएंगे। ऑफर से रिलेटेड भी बात होगी, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत जनरली कहां से होती है, ऑफर से होती है। अच्छा, जब भी हम किसी ही एक्ट को चालू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। सो किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है, नेम, एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। नेम हो गया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट इज एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सर यहां पर हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक। 75 के बाद से जो सेक्शन है वो कहां चले गए थे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में और पार्टनरशिप में। उसके बाद जो सेक्शन रहेंगे फ्रॉम 124 टू 238, ये आप पढ़ेंगे कहां पर, सीए इंटर के अंदर, विद द नेम ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, वेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ये आपके इंटर में सारी चीजें दी गई हैं। सो मतलब हमारा मुद्दा ये वाला है बेटा। चलेगा? आइए साहब, चलेगा क्या, चलना ही चाहिए। और सेक्शन नंबर 2 ऑफ एनी एक्ट क्या बात करता है, इस एक्ट में आने वाले जितने भी डेफिनेशन है उनके बारे में बात करेगा सेक्शन नंबर 2। आइए सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या बोल रहा है, अबाउट दी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो उन्होंने बोला एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इनफोर्सेबिलिटी रखता हो, कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इनफोर्सेबिलिटी रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब पहला शब्द क्या आया, एग्रीमेंट, दूसरा क्या आया, इनफोर्सेबिलिटी। सो एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहां पर लिखी है, सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस। अगर आप किसी से वादा करते हो या एक से ज्यादा वादे करते हो, सो प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। क्या बोला सर, ऐसा वादा जिसमें कंसीडरेशन दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। इफ देयर इज अ एग्रीमेंट विदाउट, इफ देयर इज अ प्रोमिस विदाउट कंसिडरेशन, वो कभी भी अग्रीमेंट नहीं बनेगा। अगर किसी भी प्रॉमिस को या सेट ऑफ प्रॉमिस को अग्रीमेंट बनना है तो देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, जो हम बात करेंगे कहां पर, जो हम बात करेंगे आपसे यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। अब प्रॉब्लम ये आई कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस, तो वो डिफाइन किया उन्होंने 2B के अंदर। प्रॉमिस क्या होता है वो उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने बोला प्रॉमिस का मतलब होता है सर when the person to whom the proposal is made, हम जब किसी पर्सन को प्रपोजल दें, ऑफर दें, एंड signifies his assent thereto, और जिसको मैंने ऑफर दिया, जिसको प्रपोजल दिया, अगर वो उस ऑफर को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो ऑफर विल बिकम प्रॉमिस। सो वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड इट विल बिकम प्रॉमिस। चलेगा? अब प्रॉब्लम किसकी आई, ऑफर की। लेकिन उसके पहले क्या पढ़ना था, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफोर्सेबिलिटी, ये लिखा है an agreement to become a contract must give rise to a legal obligation which means a duly enforceable by law। अगर किसी भी अग्रीमेंट के अंदर आपकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए कि आपको लॉ की नजर में, लॉ की तरफ से वो काम करना ही पड़ेगा, दैट मींस यू आर लीगली ऑब्लिग्ड फॉर दैट वर्क।
उसको बोलते हैं इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर कोई एग्रीमेंट जिसमें आपकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आती है, वो एग्रीमेंट तो हो सकता है बट वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनेगा। जैसे हमने बात की थी कल की क्लास में, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। आपके फादर ने प्रॉमिस किया था कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन पास हो जाते हो, वो आपको 1 लाख रुपए देंगे एज अ गिफ्ट, एज अ प्राइज। लेकिन आप सीए फाउंडेशन जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए, उन्होंने 1 लाख रुपए देने से आपको मना कर दिया। यू कैन नॉट फाइल अ केस, यू कैन नॉट सू योर फादर। ये नहीं क्योंकि वो हमारा बाप है इसलिए, क्योंकि जो एग्रीमेंट है इसमें आपके फादर की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनी है आपको पेमेंट देने की, क्योंकि वो लीगल ऑब्लिग्ड नहीं है। दैट मींस योर एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बिकॉज योर एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो यहां पर तो फिर उसका केस बनेगा ही नहीं। सो मतलब सर ऐसी चीजें, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, इसलिए वो एग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्या क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर एग्रीमेंट क्या होता है, फिर प्रॉमिस क्या होता है, और फिर इनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। अरे हाँ, ऑफर कहां लिखा था? एक बार ऑफर पे भी चलते हैं। एक बार ऑफर की डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। मैं आगे निकल गया कि पीछे ही हूं अभी? ये रहा सर ऑफर। सो ऑफर का लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर। क्या बोल रहे हैं सर? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of other। मतलब सर एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को क्या दिखाए, अपनी विलिंगनेस शो करे, या तो कुछ करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए। और जब वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है? टू टेक द असेंट ऑफ अनदर पार्टी। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। जब आप किसी पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो करते हो या तो कुछ करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए, और आपका व्यू क्या है? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर पार्टी। मतलब मियरली स्टेटमेंट कभी भी ऑफर नहीं बनेगा। उस स्टेटमेंट के साथ विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर पार्टी होना चाहिए, तब वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? ऑफर। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से हुई? ऑफर से। सबसे पहले एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देगी? ऑफर। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट विल बिकम प्रॉमिस। व्हेन प्रॉमिस में कंसीडरेशन फॉर ईच अदर होगी तो बनेगा एग्रीमेंट। एंड व्हेन एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो साहब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के काम का है। अरे हाँ, पक्का? जल्दी से पढ़ें एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। बोले सर चलें आगे? आइए सर आगे चलते हैं। ये एक टेबल बनी है, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। एक लाइन नीचे जो सबसे लास्ट में लिखी है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर। तो सर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होते ही हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने का रास्ता ही एग्रीमेंट से होकर गुजरता है। लेकिन सारे एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि सारे के सारे एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। उसमें सोशल और डोमेस्टिक तो ऑलवेज रहेंगे। ये पीछे जाके एक क्वेश्चन भी मिलेगा। चलिए सर, स्वागत करते हैं आप सभी का सेक्शन नंबर 10 के अंदर, जिसमें है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप समझें हमको ना एक डिश बनानी है, जिसका डिश का नाम है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक हम डिश प्रिपेयर करेंगे, डिश का नाम है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर आपको एक बहुत स्वादिष्ट बहुत जायकेदार डिश बनानी हो तो सर उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्या है? इंग्रेडिएंट हैं जो आपको उसमें डालने पड़ेंगे। मुझे आप बताओ, कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं कि ये चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई डिश प्रिपेयर करनी है तो वो ये थोड़ी लगेगा पहले गैस जलाएं। अच्छा, गैस तो जलानी ही पड़ेगी, नहीं तो बनाओगे कैसे? अरे हाँ,
अरे समझ रहे क्या मेरी बात को? मतलब कुछ ऐसी चीजें होती जो बेसिक है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, और जो चीज बिल्कुल बताने की जरूरत है वो तो बताई जाएगी। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए टोटल हमें कितनी चीजें चाहिए? 11। कितनी चीजें चाहिए? 11। लेकिन उसमें से 5 ऐसी चीजें हैं जो कॉमन सेंस वाली हैं, जिनको स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, और जिनको स्पेसिफाई करने की जरूरत है वो सेक्शन 10 ने स्पेसिफाई कर रखी हैं। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सॉल्व करने जाओगे, किसी केस स्टडी को सॉल्व करने जाओगे, आपको सबसे पहले उसमें क्या चेक करना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 10। आप सेक्शन नंबर 10 को पहले चेक करो। अगर सेक्शन नंबर 10 की सारी कंडीशन, सारे इंग्रेडिएंट उस कॉन्ट्रैक्ट में पाए गए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही नहीं तो उसको इन्फोर्सिबल करवाया ही नहीं जा सकता है। तो सेक्शन 10 ने अपने टोटल एसेंशियल को 2 कैटेगरी में बांटा। पहले 6 वो हैं जो स्पेसिफाई हैं, और बाकी के 5 वो हैं जो सेक्शन 10 बोलता है कि हमें इनको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। दीज आर दी इंग्रेडिएंट, दीज आर दी एसेंशियल व्हिच आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। तो पहले कॉमन सेंस वाले देख लेते हैं। सर सबसे पहले क्या बोला उन्होंने? 2 पार्टीज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सर कम से कम पार्टीज होना चाहिए, जिसमें एक होता है प्रोमेसर, एक होता है प्रोमेसी। अरे हाँ ना, अरे जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रोमेसर, जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है वो प्रोमेसी, जिसको हम पहले ऑफरर, ऑफरी भी बोल रहे थे। सो देयर शुड बी एटलीस्ट एक, यहां पर केस लॉ भी है, ये रहा। और जो एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा है, मैंने क्या बोला? सीए फाउंडेशन में कभी भी एग्जाम्पल्स ना छोड़ें सर, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल ही मिल जाएंगे एज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड कंपनी का एक केस लॉ दिया है। सर हुआ क्या इसमें? एक पार्टनरशिप फर्म है सर, और पार्टनरशिप फर्म का जब आप जानते हैं डिसोल्यूशन होता है तो जो असेट्स होती हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, करेक्ट ना? सो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका डिसोल्यूशन हुआ, और डिसोल्यूशन के बाद उसकी असेट्स को उनके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो गुजरात का ये केस लॉ है। तो गुजरात के सेल्स टैक्स ऑफिसर का ये मानना था कि जो असेट्स से उनका सेल हुआ है, पार्टनरशिप फर्म ने असेट्स को बेच दिया है, किसको? पार्टनर्स को, उस पर उनको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। जबकि पार्टनर का ऐसा कहना था कि सर हमारी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती नहीं है। क्या पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? आंसर इज नो। उन्होंने बोला यही तो असेट मेरी ही थी और हम अपने आप को थोड़ी बेचेंगे, तो इस पर हम सेल्स टैक्स नहीं देंगे। गवर्नमेंट का कहना था दो, इनका कहना था हम नहीं देंगे। केस कहां पहुंच गया साहब? कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने ये लास्ट में कंक्लूड किया, ये डिसीजन दिया कि पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है, सारे के सारे पार्टनर के को ओनर होते हैं, और अगर को ओनर हैं तो मैं मेरी प्रॉपर्टी अपने आप को तो सेल नहीं कर सकता हूं। सो अगर कंक्लूजन ये हुआ कि अगर कल को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है और उसमें एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो कभी भी सेल कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पर 2 पार्टीज नहीं होती हैं। भाई सेल के लिए भी तो 2 पार्टीज होनी चाहिए ना, सेलर एंड बायर। अब क्योंकि मैं इस असेट्स का को ओनर हूं तो मैं अपने आप को ही थोड़ी बेच दूंगा प्रॉपर्टी, तो ये सेल कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहां पर 2 पार्टीज नहीं थी, यही लिखा है साहब यहां पर। तो सबसे पहले क्या बोला? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सर सबसे पहली कंडीशन क्या है? 2 पार्टीज होना चाहिए। वन इज प्रोमेसर, सेकंड वन इज प्रोमेसी। बोलो क्या कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, डाउट? बोलो आगे चलें। सर दूसरा क्या लिखा है? पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सर जो 2 पार्टीज हैं उनके बीच में उनका इंटेंशन होना चाहिए कि जिस भी चीज को लेकर हम एग्री कर रहे हैं उस एग्रीमेंट में हमारा लीगल रिलेशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है। इन एग्जांपल ऑफ योर फादर एंड यू, क्या आपका और आपके फादर का इंटेंशन था कि हम लीगल रिलेशन डेवलप कर रहे हैं? आंसर इज नो। तो अगर पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप डेवलप करने का नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन डेवलप करने का नहीं है, तो वो कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, और क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो सर पहला क्या बोला? 2 पार्टीज होना चाहिए। दूसरा क्या बोला? पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए उस एग्रीमेंट के तहत हम एक दूसरे के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं, और अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही दैट मींस इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है?
अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद सर्टेन केसेस। हर स्पेसिफिक केस में अलग अलग कुछ फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, वो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। जैसे अ कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटन और स्पोकन, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है। एज टू लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय, मतलब रोल ओरल में और रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा, उसकी वैलिडिटी भी सेम रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, लेकिन हो सकता है जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ही होना चाहिए, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ही होना, वो उसकी अदर फॉर्मेलिटी हो जाएगी। मैंने बोला इसका पेमेंट चेक के थ्रू ही होगा, तो चेक के थ्रू ही होगा। अरे हाँ ना, ये फॉर्मेलिटीज हैं। अदर कोई फॉर्मेलिटीज अगर आपने कंप्लाई करनी है तो वो फिर कंप्लाई होनी चाहिए। पहला क्या था, दो पार्टीज। दूसरा क्या था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तीसरा क्या है, अदर फॉर्मेलिटीज। चौथा क्या है सर, आपका एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए, मतलब जिसकी कोई वैल्यू होती। मैं कल को आप आओ, सर आप मुझे पढ़ाएंगे क्या? मैंने कहा फीस कितनी लोगे? अरे मैंने कहा ले लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे सर बताओ तो। अरे मैंने कहा ले लेंगे यार, अभी ले लेंगे में तो काम चलेगा नहीं। सर्टेनिटी, कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। वही लिखा है, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वैग्यू और इनडेफिनेट। A agreed to sell B 100 ton of oil. There is nothing certain in order to show that what kind of oil was. अच्छा, A बहुत सारे टाइप के ऑयल में डील करता है, उसके पास बहुत वैरायटी ऑफ ऑयल है, और वो आके बोले, कोई बी आके बोले कि मुझे आपसे 100 टन ऑफ ऑयल चाहिए, तो ए नहीं पूछेगा कौन सा। सर्टेनिटी जरूरी है। अच्छा, अगर कल को वो एक ही ऑयल में डील करता होता तो क्या बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आप रिसेप्शन पे आओ, सर मुझे कोचिंग करनी है, 11th भी पढ़ाते, 12th भी पढ़ाते, फाउंडेशन भी पढ़ाते, इंटर भी पढ़ाते। मैंने कहा कौन सी? अरे सर कोचिंग करनी। अरे कौन सी कोचिंग करनी है, बताना तो पड़ेगा ना सर कौन सी। सर्टेनिटी। लेकिन हम अगर एक ही पढ़ाते होते, फाउंडेशन ओनली, तो बताने की जरूरत। तो सर अगला क्या बोला, सर्टेनिटी होनी। और अगला क्या लिखा, सर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो। मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सर पॉसिबल। ये वो कस्में वादे हैं जो हमेशा टूटने ही हैं। अरे समझ रहे क्या बात को? तो सर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अच्छा, पॉसिबिलिटी दो टाइप की हो सकती है जो हम आगे पढ़ेंगे परफॉर्मेंस के टाइम पर। एक तो हो सकता है सर कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते समय, एग्रीमेंट इंटर करते समय ही इम्पॉसिबल है, इसको बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इन केस ऑफ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एब इनिशियो। वाइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से, फ्रॉम द इंसेप्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब एग्रीमेंट एंटर किया था तब तो पॉसिबल था, बट परफॉर्मेंस करते समय या परफॉर्मेंस करने से पहले इट विल बिकम इम्पॉसिबल, तो उस समय इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो वाइड हो जाएगा। उसको बोलते हैं सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन अल्टीमेटली अभी फिलहाल हमने याद क्या रखना है कि पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट एंटर करते समय पॉसिबल ही नहीं है उसको परफॉर्म करना, तो साहब मतलब मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, मैं 1 महीने में आपको सीए बना दूंगा फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक। सर पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो। तो ये तो इनिशियल से ही इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल है मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। अरे बोलो चलेगा? कितनी चीजें पढ़ ली? 5। सबसे पहला क्या था, 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा क्या था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तीसरा, अदर फॉर्मेलिटीज अगर कोई है तो वो भी पूरी होनी चाहिए। चौथा क्या था, सर्टेनिटी। और पांचवा क्या है, so these 5 are the element which are not specified by the section 10 but required by law। रिक्वायरमेंट तो है साहब। क्या इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, मतलब ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब वो स्पेसिफाई कर रखी हैं किसने, सेक्शन 10 ने। एक बार ऊपर की अगर लिस्ट आप चेक करोगे सर, ये रही, एज गिवन बाय द सेक्शन 10 मतलब स्पेसिफाई है। नॉट गिवन बाय हमने ऑलरेडी पढ़ ली। गिवन बाय में सबसे पहला क्या है, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तीसरा, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। चौथा, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड वो चीजें कभी भी लॉ के द्वारा वाइड डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीजें लॉ ने पहले ही मना कर रखी कि अगर ऐसा काम करते हो ये वॉइड है और आप वही काम करोगे, तो वो कभी भी वैलिड बनेगा ही नहीं।
आइए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं सर। सबसे पहला क्या लिखा है? एग्रीमेंट होना चाहिए। एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने का रास्ता तो एग्रीमेंट से ही जाता है। डेफिनेशन यही बोलती है, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय। तो अगर किसी चीज को इनफोर्सेबल होना है तो वो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए। According to Section 2E of Indian Contract Act 1872, every promise and every set of promise forming consideration for each other is agreement. And according to Section 2B, a proposal when accepted, it will become promise. An agreement is the outcome of offer and अरे करेक्ट ना बात? उन्होंने बोला एग्रीमेंट किससे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। और कॉन्ट्रैक्ट किससे बनता है? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी। अरे इनफोर्सिबिलिटी तो बाद में सोचेंगे, पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा? फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब स्वीकृति, वो भी होना चाहिए फ्री। फ्री मतलब पैसे वाली फ्री नहीं, फ्री मतलब विदाउट एनी प्रेशर। तो आप हमेशा आज से क्या याद रखोगे? दुनिया की हर कंसेंट क्या होती है? फ्री होती है, एक्सेप्ट वो कंसेंट आपने इन चार में से किसी को यूज करके ना ली हो। कौन सी चार चीजें? CUFM, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी की कल को कंसेंट ले रही है और कंसेंट लेते समय उसने फ्रॉड कर दिया, कोर्शन कर दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया या अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया, तो इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि पार्टी की कंसेंट फ्री कंसेंट। तो अगर इन चार को यूज नहीं किया, CUFM को यूज नहीं किया while taking the consent of another party, in that case your consent is free। और क्योंकि आपकी कंसेंट फ्री है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता। बेटा कोई फिजिकल आप फोर्स को यूज करते हो, डरा कर धमका कर, ऐसे कोई काम करते हो जो इंडियन पीनल कोड ने मना कर रखे हैं, ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 में। तो यहाँ CUFM का बहुत डिटेल में बेटा डिस्कशन है, सो डोंट टेक टेंशन, वो उसकी चर्चा होगी। यहाँ क्या याद रखना है? दुनिया की हर कंसेंट फ्री है, एक्सेप्ट वो कंसेंट आपने चार को यूज करके, पहला C कोर्शन, U अनड्यू इन्फ्लुएंस, F फ्रॉड, और तो CUFM चलेगा। देखें एक बार क्या लिखा है? Two or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same thing, same sense। मैं जो बोल रहा हूं वही आप समझ रहे हैं, और मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से है आप भी समझ रहे हैं। सेम थिंग सेम सेंस, तभी उसको बोलते हैं कंसेंट। और वो कंसेंट भी कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और आज से एक चीज और याद रख लो कि अगर दुनिया की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज बनता है वाइडेबल। क्या बनता है? वाइडेबल। अब डोंट गेट बॉदर कि वाइडेबल क्या होता है, अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अरे बोलो, पहला क्या था? एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है? फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा क्या है? सर जो भी पार्टीज है, मतलब प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, मस्ट बी टू एंटर इनटू अ वैलिड। तो कैपेसिटी की बात लिखिए सेक्शन नंबर 11 के अंदर। अब पार्टी को कैपेबल कब मानते हैं? जब वो ये तीन कंडीशन पूरी कर दे। कौन सी तीन कंडीशन? पहले तो पार्टी जो भी है वो मेजर होनी चाहिए, मतलब माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होता है। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ करते हो सर, वो कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो पार्टी मस्ट बी मेजर। दूसरा, साउंड माइंड होनी चाहिए। और साउंड माइंड में लॉ बोलेगा कि साउंड माइंड कब होना चाहिए? सो पार्टी साउंड माइंड होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले वो भूला है, बाद में वो भूला है, चलेगा। अगर जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा था, अगर वो उस समय होशो हवास में है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। गजनी मूवी देखिए, वो 10-10 मिनट के लिए आता था। हाँ, गजनी मूवी नहीं देखी? पर क्या देखा? अरे ये देखी गोलमाल 1 2 3 जो भी थी, उसमें भूला तो भूल नहीं जाता था बीच बीच में, लेकिन जब वो भूल के वापस आया होश में, तब उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ये कभी नहीं बोलता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक साउंड माइंड होना चाहिए। सर ऐसा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। आज आप सब बढ़िया हैं, कल को जाकर खुदा ना खास्ता करते करते दिमाग फेल हो गया आपका सोच कर देखो। अरे हाँ, तो दूसरा क्या है? साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरा क्या है?
सर वो पार्टी लॉ के द्वारा बदनाम नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं होना चाहिए जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। अगर लॉ ने ही आपको बदनाम कर रखा है, लॉ ने ही आपको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, तो फिर आप कभी भी कैपेबल पार्टी नहीं माने जाएंगे। और आप क्योंकि कैपेबल पार्टी हो नहीं, आप कॉम्पिटेंट पार्टी हो नहीं, तो आपके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। से फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर 7 ईयर उससे ज्यादा के लिए अगर जेल चला जाता है तो वो कभी भी किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो ऐसा पर्सन जो 7 ईयर उससे ज्यादा के लिए इंप्रिजनमेंट हो गया जिसका, वो बेटर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो गया है। अब मैं उस आदमी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि क्या आप मेरे यहां के डायरेक्टर बनेंगे, सो ही और सी इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर वो बताया ही नहीं कि आपको जेल गया था। हाँ, किसी के मन में डाउट आ सकता है कि सर वो थोड़ी बताएगा कि मैं जेल होके आया हूं। बेटा जब भी ऐसी काम होते हैं ना, एक रिटर्न कंसेंट ली जाती है। जब भी मैं उसको डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा ना, लॉ भी ये बोलता है कि आपको उसको रिटर्न में कंसेंट लेनी पड़ेगी। वो लिख कर देगा मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं, वो लिख के देगा ये। तो मुझे उसको पूछताछ करने की जरूरत नहीं कि मैं थाने थाने भटकूंगा कि देखो इस आदमी को ये जेल तो नहीं गया। नहीं, 7 ईयर मतलब अलग अलग की नहीं, इकट्ठा 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 7 साल। प्लानिंग है कुछ? चलें एक बार जल्दी से क्वालिफिकेशन 1 2 3 पढ़ लेते हैं बेटा। रिफर्स टू द एज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन। उसने पहला क्या बोला था? मेजर होना चाहिए। कितना? पर्सन बिलो 18 साल क्या माना जाता है? माइनर। अभी इसमें हो सकता है कुछ लोग माइनर बैठे हो। दूसरा बी क्या लिखा है? रिक्वायर अ पर्सन टू बी अ साउंड माइंड, शुड बी इन अ सेंसेस सो दैट अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? कि वो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई सारी बातों को समझ पाए, वो ये समझ पाए कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं तो मेरी क्या लीगल ऑब्लिगेशन होंगी, मेरे क्या लीगल राइट्स होंगे, मेरी क्या लीगल ड्यूटीज होंगी, वो इस बात को समझे। अगर वो समझ रहा है तो हम उसको साउंड माइंड बोलेंगे। अरे बोलो। अगर कोई ड्रंकन पर्सन है तो वो अनसाउंड माइंड कहलाता है। मतलब यहां पर साउंड अनसाउंड का मतलब पागल नहीं है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक याद हो आपको, एक एपिसोड आया था, वो आदमी दारू पिए रहता है और वो पैसे से भरा या गोल्ड से भरा, हाँ सोने के बिस्किट रहते हैं उसमें, वो भिड़े साहब को दे देता है। देखा है वो एपिसोड? हाँ, तो अगर ड्रिंकन पर्सन भी रहता वो भी अनसाउंड माइंड बोला जाएगा। बाद में तो होश में आ ही जाएगा है? ठीक है। क्वालिफिकेशन सी क्या बोल रहा है? रिक्वायर दैट पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय हिज स्टेटस इन एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट। इफ एनी पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, तुमने बदनाम कर रखा, वो बदनामी नहीं है बेटा, तुम तो बदनामी करोगे सबको। जिसको लॉ ने बदनाम कर रखा है वो यहां पर कैपेबल नहीं माना जाएगा। 3 बातें समझ में आती हैं क्या? पहला क्या था? एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है? फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा क्या है? पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी कैसे चेक करोगे? 3, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। सर 4th क्या लिखा? कंसिडरेशन होना चाहिए सर, क्योंकि हमने बोला promise or every set of promise forming consideration for each other. So in general, for making a valid contract there must be consideration. Consideration को बोलते हैं साहब quid pro quo, something in return. A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit. सर कंसिडरेशन में क्या क्या आ सकता है? कोई राइट आ सकता है, मैं यहां पर रेंट पे कर रहा हूं और मुझे राइट टू यूज मिल रहा है, सो दिस इज द राइट। कोई इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब कोई बेनिफिट हो सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है। इन दैट केस यू आर टेकिंग माय सर्विसेज, तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, कोई राइट हो सकता है, कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई बेनिफिट हो सकता है। अरे बोलो चलेगा? पक्का। अगला क्या लिखा? कंसिडरेशन जरूरी है कि लॉफुल कंसिडरेशन जरूरी है? तो कंसिडरेशन साहब जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन का लॉफुल होना। मतलब आप बोलो कि सर फीस तो मेरे पास नहीं है, इसके रिटर्न में ना आपको मैं कोई ड्रग दे दूंगा, हाँ कुछ भी नशीले पदार्थ, तो कंसिडरेशन तो है बट ये लॉफुल नहीं है। तो कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी। तो कल को अगर कंसिडरेशन लॉफुल है या आपका पर्पस ही अनलॉफुल है, मैंने आपको बोला मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, उसका मर्डर कर देना, ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है, तो कभी भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कल को सोच के देखो, अगर ये नहीं लिखते तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती।
मैंने तुमको दिया कि किसी का मर्डर करना, 10 लाख रुपए दे दिए, तुमने मारा नहीं उसको, सोच कर देखो, जज साहब के सामने केस चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ जज साहब ध्यान से देखिए इस आदमी को, इसने पैसे ले लिए, सामने वाले को मार ही नहीं रहा। अच्छा, जज साहब भी बोलेंगे नहीं यार मारना चाहिए तुम्हें, ये तो गलत बात है तुमने पैसे भी ले लिए। अरे गेटिंग दी कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन जरूरी नहीं है, इनका लॉफुल होना भी जरूरी है। और साहब ऊपर लोगों को बदनाम किया था, यहां काम बदनाम है। वहां बोला था ना नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय दी लॉ, मतलब वहां लोग बदनाम थे, यहां काम बदनाम है। अगर आप बदनाम करने वाले काम करते हो साहब तो वो तो पहले से ही बदनाम है, और आप भी करोगे बेटा तो तुम भी बदनाम हो जाओगे। ऐसे कोई भी काम नहीं करना जो लॉ ने प्रोहिबिट कर रखे हैं, लॉ ने मना कर रखे हैं, लॉ ने वाइड डिक्लेयर कर रखे हैं। सो द एग्रीमेंट इंटर इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्ड टू बी आइदर इलीगल और वाइड। अगर कोई काम लॉ ने इलीगल करार कर रखे हैं, डिक्लेयर कर रखे हैं, या वाइड डिक्लेयर कर रखे हैं, आप उन कामों को लेकर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकते हो, और अगर करते हो तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये हो गई 6 चीजें, बोलो साहब हो गई 6 चीजें, पक्का? चलें। सो सेक्शन नंबर 10 के अंदर स्पेसिफाई कितनी थी? 6। नॉन स्पेसिफाई कितनी थी? 5। टोटल कितनी हो गई? तो चाहिए 6 है कि 11 ही चाहिए? 11 ही चाहिए। स्पेसिफाई वाली 6 कौन सी हैं? ये रही। सबसे पहले अग्रीमेंट, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड। उधर क्या है? टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 11 चीजें अवेलेबल हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो साब वो रहेगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आइए साहब, सबका स्वागत करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। चले, उन्होंने बोला अगर हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझना है तो आप 3 बेसिस पर समझ सकते हो। पहला होता है वैलिडिटी और इनफोर्सेबिलिटी, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा वाइडेबल, चौथा इलीगल, पांचवा भी है क्या? कौन सा? अनइनफोर्सेबल। ठीक है, और बस। फॉर्मेशन के हिसाब से कौन कौन सा होता है? एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वासी, ई कॉम मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बनाया जाएगा। सब इसमें होता है एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के अगेन 2 पार्ट होते हैं साहब, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। बोलो चलेगा? ये सब पढ़ने अपन को, आओ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लिखा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेक्शन 10 के सारे स्पेसिफिकेशन अवेलेबल हैं। जिस कॉन्ट्रैक्ट में सारे 11 चीजें अवेलेबल हो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय, बात खत्म हो गई। दूसरा कौन सा होता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे दुनिया में वाइड कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता नहीं है, बट ठीक है होता होगा। अरे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे अगर वाइड है तो? चलें, फिर भी कुछ तो होता है। आओ सर, क्या लिखा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। सीजेस का मतलब होता है खत्म होना। सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया था तब तो इनफोर्सेबल था, लेकिन क्योंकि चेंज इन लॉ हो गया, चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गया, और अब वो क्या हो गया है? अब इनफोर्सेबल नहीं रहा, उसकी इनफोर्सेबिलिटी खत्म हो गई है। अरे मतलब जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो सब कुछ सही था। अरे हाँ, तब सब कुछ सही था, तब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय क्या था? वैलिड। लेकिन परफॉर्म करने से पहले वो काम करना इम्पॉसिबल हो गया, तो उसकी इनफोर्सेबिलिटी क्या हो गई? खत्म। सीजेस टू बी इनफोर्सेबल, तो वो बन जाएगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कोई भी बोल सकते हो। अरे जैसे ऐसा सोच लो कि मान लो लॉ ने ना मर्डर करना ना ऐसा वैलिड कर रखा है, तो मैंने किसी को ना ऑर्डर दिया, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ कि भाई साहब इस आदमी का मर्डर करना है। जैसे मैंने हर्ष का ही बोला,
मैंने और इसको दिया वैभव को, मैंने कहा वैभव तेरे को हर्ष को मारना है, हर्ष ने वैभव ने बोला ठीक है सर साइड इनकम भी हो जाएगी मेरी। हाँ, और ऐसा मान के चलो कि अभी मर्डर करना वैलिड है, लॉफुल है, लीगल है, ठीक है। मैंने बोला लेकिन अभी नहीं मारना है, जिस दिन वो ज्यादा परेशान करेगा उस दिन मार देना तुम। उसने कहा ठीक है आप सब इशारा कर देना थोड़ा सा। मैंने कहा मैं बिल्कुल इशारा कर दूंगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया है लेकिन अभी परफॉर्म, अब जब परफॉर्म करना था तो वो तो में होना था, उसके पहले लॉ ने अनाउंस कर दिया कि नहीं आज से अब मर्डर करना इलीगल है, वाइड है। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब वैलिड था, लेकिन परफॉर्म करने से पहले उसकी इनफोर्सिबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई ड्यू टू चेंज इन लॉ। तो इसको बोलेंगे सीजेस टू बी इनफोर्सेबल, सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल हो जाए उसको बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वो तो बिल्कुल रिएम्बर्समेंट करना पड़ेगा। बोलो चलेगा। पहला क्या था, वैलिड, वैलिड क्या बोला, इनफोर्सेबल बाय लॉ। वाइड क्या बोला, सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। थर्ड क्या होता है सर, थर्ड होता है वाइड एबल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको वाइड किया जा सकता हो, वाइड प्लस एबल, वाइड प्लस एबल। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसको वाइड किया जा सकता है उसको बोलते हैं वाइडेबल। क्या बोलते हैं, तो सर वाइड किया जा सकता है किसके ऑप्शन पर, किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर। वो चाहे तो इसको वैलिड करे, वो चाहे तो इसको वाइड कर दे। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं। मतलब कल को मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जब आपकी कंसेंट ली, मैंने कंसेंट आपकी कैसे ली, डरा धमका कर। मैंने ऐसे कनपट्टी पर रख दिया था, मैंने कहा बोल हाँ, बोल हाँ, तुम लोग हाँ हाँ हाँ। ये कंसेंट फ्री कंसेंट है क्या, आंसर इज नो। क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वाइडेबल। नाउ इट इज योर ऑप्शन, आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, चाहो तो इसको वैलिड करो। आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि देखो सर गलती तो आपने करी, अब बाकी आगे से ऐसे ये मत करना यार, इस बार तो चलो ठीक है चलेगा। अरे हाँ, आपने ऐसा बोलकर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया है, वैलिड। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है, क्या लिखा वाइडेबल के अंदर, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other। अरे क्या मेरे ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ये, मैं बताऊंगा इसको वैलिड कर दो, मैं तो वैलिड ही बोलूंगा हमेशा, फिर मेरे ऑप्शन पर डिपेंड नहीं है, वन और अदर पार्टी के ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। वो चाहे तो इसको वैलिड करे, चाहे तो इसको वाइड करे। इसको बोलते हैं वाइडेबल। बोलो एक बार एग्जाम्पल नंबर पढ़ो 20। कैंसिल करना। बोलो चले, क्या समझ में आती बात, पक्का एग्जाम्पल से क्लियरिटी पक्का। बट इनकी डेफिनेशन जो छोटी छोटी एक एक लाइनर हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक बार भले आप वापस याद कर लो। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more party but not at the option of, बोलो चलेगा, enforceable by law at the option of one or more party but not at the option of। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, enforceable by law। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ceases to be enforceable। एंड तीसरा क्या है, enforceable by law at the option of one or more party but not at the option of। अरे हाँ, सब ऐसे ही बनती है लॉ की थ्योरी। प्रैक्टिस मेक्स, नहीं, प्रैक्टिस कभी भी मैन को परफेक्ट नहीं बनाता बेटा, ऑलवेज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पता है प्रैक्टिस तो गधा भी करता है लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। तो प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होगा, आपको सही जगह पर बेटा हथौड़ा मारना पड़ेगा तब चोट सही लगेगी। हाँ देखो दुनिया आगे बढ़ती है तो
चीज़ें भी बदलती जाती हैं। एक ज़माना था जब आपके हमारे दादा परदादा बोलते थे कि जितनी चादर होनी चाहिए उतने पैर पसारो। अब कॉन्सेप्ट बदल गया है, अगर चादर छोटी है बेटा डबल बेडशीट लो। औकात को मत रोको, औकात की हमेशा बढ़ाते रहो। आप सपने ऊंचे देखोगे तब जाकर कहीं पहुंचेंगे। 80-20 रूल होता है ना, तो 80-20 रूल तो हमेशा प्रिवेल करता है। बहुत बड़ी थ्योरी लिखी गई 80-20 पर, जो कहाँ पढ़ोगे आप, सीए फाइनल में जाकर पढ़ोगे भी, लेकिन वो आप अलग पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे। मैंने उसको अलग पर्सपेक्टिव में समझा है। उस 80-20 रूल में ये बोला गया कि इस दुनिया की 80% वेल्थ जो है वो 20% लोगों के पास है। मैं ज़िंदगी को उसमें ऐसा लेकर आया हूँ कि आप जितने भी एफर्ट डालते हैं उसका आपको 80% ही मिलता है। तो अगर आप 100 की तैयारी कर रहे हो आपको नंबर 80 ही मिलेंगे। आप नहीं हो तो आप ये करके देख लेना, बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है ये। तो अगर आपको 100 में 100 चाहिए तो 125-120 की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये होता है, बिल्कुल है, ये प्रूवन फैक्ट है। जब से मैं जवान हुआ हूं तब से ये देख रहा हूं। चलें साहब, एक डिफरेंस लिखा है वाइड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, पढ़ लेना है एक बार। हैं, छोड़ दूं, उम्मीद करूं कि पढ़ लोगे। चलो पढ़ लोगे, नहीं आप बोलते नहीं पढ़ेंगे तो भी नहीं पढ़ाता मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। चले अगला क्या आता है, इलीगल। बहुत सारे काम तुम करते हो, सारे इलीगल ही तो करते हो, तो इसको तुम्हें समझाने की क्या जरूरत है। हाँ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड टू बी। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं ना जो लॉ की तरफ से बिल्कुल मना है। फॉरबिड का मतलब यही होता है प्रोहिबिटेड। अरे जिसको लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है वो सारे काम क्या हैं, इलीगल हैं। जो लीगल नहीं है वो इलीगल है। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड। ये लाइन बड़े काम की है साहब। उन्होंने क्या बोला, सर अगर चोर के साथ कोई एक आदमी पकड़ा जाए, मान लो तुम पकड़े गए और तुम्हें पुलिस ने पूछा कि बताओ चोरी क्यों कर रहे थे, तुम ये बोल के बच जाओगे सर मैंने चोरी नहीं करी, मां कसम मैं तो बस टॉर्च दिखा रहा था उसको। हैं, मैं चोरी करने गया ही नहीं था सर, मैं तो ऐसे ही देख रहा था कैसे करते हैं चोरी। क्या तुम्हें छोड़ देगी पुलिस? नहीं साहब, चोर के साथ जितने पकड़े गए वो सारे इलीगल, के साथ वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। अरे करेक्ट सर, सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं लेकिन सारे वाइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल। समझो इस बात को, सारे इलीगल वाइड हैं बट सारे वाइड इलीगल, क्योंकि कल को हो सकता है वाइड तो किसी भी वजह से हो गया हो आपका कॉन्ट्रैक्ट, वाइड तो किसी वजह से हो गया, जरूरी थोड़ी वाइड होने के पीछे की वजह इलीगलिटी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वही यहां पर लिखा हुआ है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरल होता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है, वो ऑलवेज होता है इलीगल इन नेचर। अरे वाह, आर एग्री विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर। हाँ, शुगर खरीदने में क्या दिक्कत है? अच्छा ब्राउन शुगर है, ओके। जानते हो आप लोग? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है शुगर कोई थोड़ा सा आंच दिखा दो तो ब्राउन हो जाती है, ब्राउन शुगर होती है। चले चलेगा, ये बढ़िया डिफरेंस है बेटा। वाइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं। सर वाइड एग्रीमेंट क्या होता है? अ वाइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल। जैसा मैंने अभी बोला कि वाइड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल हो, लेकिन अगर इलीगल है तो वो ऑलवेज वाइड ही होगा। ये क्या फॉरबिडन बाय लॉ है? क्या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है? नहीं, लेकिन वो है। पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट। अगर कोई आप वाइड काम कर देते हो, अब जैसे पॉसिबिलिटी ही नहीं है परफॉर्मेंस करने की, तो क्या आपको लॉ पनिशमेंट देगा? नहीं ना, लेकिन इलीगल करते हो तो फिर पनिशमेंट है। कोलेटरल क्या है? सर वाइड के साथ वाला जरूरी नहीं है वाइड हो जाए। वाइड के साथ वाला, कोलेटरल मतलब उसके साथ वाला, वाइड के साथ वाला जरूरी नहीं है वाइड हो जाए, लेकिन इलीगल के साथ वाला ऑलवेज इलीगल ही होना है। अरे हाँ ना, अरे बोलो। चलो, तो ये था आपका इलीगल। पांचवा कौन सा आ गया? अनइनफोर्सिएबल। सर कभी कभी क्या होता है, कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे एब्सेंस इन राइटिंग। अपन ने बात की थी राइटिंग की, वो राइटिंग में है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में ना लाया जा सके, इनफोर्सेबल ना रहे, उसको बोलते हैं अनइनफोर्सिएबल। क्या बोलते हैं? अनइनफोर्सिएबल। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन इज गुड इन सब्सटेंस, बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ गया है, उस टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है, तो उस केस को हम बोलते हैं अनइनफोर्सिएबल। चलेगा? बोलो। तो यहां पर इनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से कितने पड़े? 5। कौन कौन से? वैलिड,
वॉइड, बोलो सब चलेगा। हाँ, सुबह सुबह नींद आती है नहीं। चलें, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कितने लिखे हैं साहब? कौन कौन से? चलेगा। सबसे पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कैसे बनाया जाए? बाय रिटर्न और ओरल, एक्सप्रेसिवली, बोलकर, लिखकर, बताकर, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जबकि दूसरा होता है जो ना तो बोलकर हो, जो ना लिखकर हो, ना जो बताकर हो, ओनली बाय द कंडक्ट ऑफ दी, जो कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज हो, उसको बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बस आई, बस आकर स्टैंड पर खड़ी हुई, मैं जाकर उसमें बैठ गया, ना उसने कुछ पूछा ना मैंने कुछ बताया, इट इज एन इम्प्लाइड। बस का आना एक ऑफर है, मेरा उसमें जाकर बैठ जाना एक्सेप्टेंस है, उसका पैसा मांगना अब जायज है। मैं बोलूंगा उससे तुमने कहां पूछा, हाँ वो पूछेगा पैसे, मैं बोलूंगा कैसे। तो ऐसा नहीं हो सकता सर। क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड और इन राइटिंग, या तो बोलकर हो या तो लिखकर हो। इंप्लाइड में क्या लिखा है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इंप्लीकेशन, मोस्ट ऑफन द इंप्लीकेशन इज बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम। मैंने अपनी कंडक्ट से, मैंने अपनी हरकतों से, मैंने अपनी एक्शन से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो उसको बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से पढ़ो एग्जांपल नंबर 24। बोलो सर, क्या बात समझ में आ रही? पक्का? चलें, उसके अंदर लिखा बेटा टेसिट। हाँ, तो जो लिखा है बस इसको ही पढ़ लो, और दुनिया में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंप्लाइड के अंदर टेसिट लिखा है, एक बार जल्दी से पढ़ लो। टेसिट का मतलब होता है साइलेंट। साइलेंट में और इंप्लाइड में अंतर होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, कंडक्ट मतलब आप कुछ ना कुछ तो हरकत कर ही रहे हो, साइलेंट का मतलब होता है शांत, वो अलग बात है। हाँ, बस इतना याद रखना, ये एटीएम वाला ही। हाँ, बाकी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। चले चले आगे चलते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है साहब? सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्चुअल में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है सर? आइए, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ, मतलब आपने जाकर ऑफर नहीं दिया, आपने जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन ड्यू टू लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ गई है और आप बाय डिफॉल्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में ऑलवेज होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आपको किसी का गुमा हुआ सामान मिल जाए, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके ट्रू ऑनर को फाइंड आउट करें और उसको वापस करें। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया आपके द्वारा? आंसर इज नो। यहां पर वो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडर, ये कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अब आपको उस ट्रू ऑनर को फाइंड आउट करके उसको उसका सामान वापस करना पड़ेगा। इस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसका नाम हुआ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ें 26। बोलिए, आगे चला जाए क्या? रिमोट से, रिमोट का मतलब, रिमोट मतलब दूर। हाँ, दूरी, दूरी मतलब वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना कभी भी। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफर से बनेगा, तो मैंने जाके ऑफर थोड़ी दिया कि तुम्हारा सामान मिलेगा फिर मैं लौटाऊंगा। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से एंटर किए जाए उसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। लाइक ईमेल के थ्रू हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, चलेगा। हाँ, व्हाट्सएप,
सॉरी सर, मैंने बोला नहीं। चलें, लास्ट लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है। तुमने फीस देनी थी, दे दी, मैंने कोचिंग पढ़ानी थी, पढ़ा दी। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। The consideration in a given contract should be an act or forbearance. When the act is done or executed or the forbearance is brought on the record, then contract is executed. आप समझो साहब, मैंने जो पार्ट परफॉर्म करना था मैंने कर दिया, आपने जो करना था वो आपने कर दिया साहब, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? एग्जीक्यूटेड। हो सकता है ना, फॉरबेरेंस का मतलब होता है त्याग देना। मैंने ये बोला चलो मैंने पढ़ा तो दिया, तुम फीस मत देना, हाँ तो तुम्हारा काम हो गया फिर, अरे तुम्हारा पार्ट तो हो गया ना परफॉर्म, वही लिखा है। दूसरा कौन सा होता है? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें या तो दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस बाकी है या तो किसी, जब दोनों का बाकी हो तो बायलैटरल, एक का बाकी हो तो यूनिलैटरल। पढ़े क्या लिखा है? In an executory contract, the consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory. उसमें दो होते हैं, unilateral और bilateral. अगर यूनिलैटरल कौन सा होता है? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। मतलब आपने तो फीस पूरी पे कर दी, मेरा अभी परफॉर्मेंस बाकी है, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल। अगर दोनों की बाकी है, आपने एक इंस्टॉलमेंट जमा करी है, मैंने अभी पढ़ाया भी आधा है, इसको बोलेंगे बायलैटरल। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं तीन बेसिस पर, पहला वैलिडिटी के बेसिस पर, दूसरा फॉर्मेशन, तीसरा परफॉर्मेंस। चलें, वैलिडिटी के बेसिस पर वैलिड, void, voidable, illegal, unenforceable. On the basis of formation, express, implied, quasi, e-com. परफॉर्मेंस के बेसिस पर एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के दो, एक बार देख लो, यहां तक कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम?